हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका mahindraguru.com पर द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। हम हाजिर हैं टिप्स एंड ट्रिक्स का एक नया सेशन लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेपोजिशंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी इंग्लिश में ग्रामेटिकल क्वेश्चंस की बात आती है, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस की बात आती है, प्रेपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे एरर डिटेक्शन में, फ्रेज रिप्लेसमेंट में और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं किसी वाक्य में, और साथ साथ इससे आने वाली गलतियां कहाँ होती हैं। कुछ ऐसे शब्द प्रेपोजिशंस में हैं जो जनरली बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, स्टूडेंट्स को, और इन्हीं वर्ड्स पर आज हम डिस्कशन करें। तो चलते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी, प्रेपोजिशंस के डेफिनेशन को दोहराऊंगी मैं आपके लिए। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड जो अपने आप में एक पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रेपोजिशन खुद भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है और एक ऐसा शब्द है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप शो करने का काम करता है। वो किसी संज्ञा और सर्वनाम के साथ शब्द के या वाक्य के दूसरे शब्दों को जोड़ने का काम करता है। इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। अब यदि आप एग्जाम्पल्स पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम वरीड अबाउट माई न्यू जॉब। और इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो यहाँ मुझे एक सब्जेक्ट दिख रहा है आई, और साथ में एक एक्सप्रेशन दिख रहा है न्यू जॉब, और इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द या इन दोनों को रिलेट करने वाला शब्द यहाँ पर जो है वो है अबाउट। तो आई एम वरीड, मैं चिंतित हूं अपनी नई जॉब के बारे में। यहाँ पर अबाउट ना सिर्फ प्रेपोजिशन है बल्कि इन्हें कनेक्ट भी करता है, रिलेट करता है। वहीं अगर ये एग्जांपल देखें तो पिक्चर इज ऑन द वॉल, तो यहाँ दो एक्सप्रेशंस जो मुझे दिख रहे हैं, पहला है पिक्चर और दूसरा है वॉल, और लिखा हुआ है कि पिक्चर इज ऑन दी वॉल। तो पिक्चर कहाँ है? वॉल पर है। शी इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, यहाँ जो एक्सप्रेशंस कनेक्टेड हैं, शी और फ्रेंड की बात की जा रही है, तो यहाँ पर शी इज वेटिंग फॉर होम, शी इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। तो दो अलग अलग एक्सप्रेशंस को या किसी एक नाउन और प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ने वाला, रिलेट करने वाला या रिलेशनशिप बताने वाला शब्द होता है प्रेपोजिशन। अब यदि हम बात करें इसके प्रयोग की, तो प्रेपोजिशन अंग्रेजी भाषा में बहुत डिफरेंट तरीकों से, बहुत सारी वैरायटीज में यूज किया जाता है, अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरीकों से। और यही एक वजह है कि इसमें सबसे ज्यादा गलतियां होने की, एरर्स होने की गुंजाइश होती है। तो हम बात करेंगे कि प्रेपोजिशन को बेसिकली कैसे यूज कर सकते हो इन अ सेंटेंस। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें, दे आर यूज्ड विद टाइम वर्ड्स। जब आप समय बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप दिन बताएं, कोई तारीख बताएं, कोई सदी, कोई दशक या किसी एक साल की बात करें, दिन के किसी पहर की बात कर रहे हैं, इन सारे एक्सप्रेशंस के साथ हमें प्रेपोजिशंस यूज करने होते हैं। जैसे हम देखिए ऑन सैटरडे, तो यहाँ मैं एक स्पेसिफिक दिन की बात कर रही हूँ, दैट इज सैटरडे। इन द 19th सेंचुरी, तो यहाँ एक सदी की बात की जा रही है, 19वीं शताब्दी। एंड एट नाइट, तो ये दिन का एक पहर है, रात्रि में, एट नाइट। वहीं अगर आप बात करें, दूसरा एक्सप्रेशन कहता है दे आर यूज्ड टू शो वेयर समथिंग और समवन इज। किसी व्यक्ति या किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए कि वो इस वक्त कहाँ पर पाया जाएगा, उस पोजीशन के एक्सप्रेशंस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेपोजिशंस को। नाम में ही आपको समझ आ रहा होगा, प्रेपोजिशंस। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशंस हो गए। द पेन इज ऑन द टेबल, तो पेन कहाँ है? टेबल पर है। द पेन इज इन माई हैंड, तो पेन कहाँ है? मेरे हाथ में है। जेम्स इज इन द गार्डन, तो जेम्स ये व्यक्ति कहाँ पर है? ये गार्डन में है। एंड द पिक्चर इज ऑन दी वॉल, तो पिक्चर कहाँ है? दीवार पर है। अगर हम बात करें तीसरे एक्सप्रेशन की, दे आर यूज्ड आफ्टर सम नाउन्स। जनरली जब हम प्रेपोजिशंस डिस्कस करते हैं या प्रेपोजिशंस का नाम आता है, तो लोगों को समय और लोकेशन तो बहुत कॉमनली याद रहता है कि प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स, ऐसे शब्द हैं जो या तो समय की जानकारी देते हैं या किसी चीज के लोकेशन या पोजीशन की जानकारी देते हैं। पर इससे ज्यादा कंफ्यूजन वहां होता है जब आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आप देखें। और यहाँ अगर हम देखें, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रेपोजिशंस संज्ञाओं के बाद भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, ही हैज ट्रबल विथ लर्निंग न्यू वर्ड्स। उसे नए शब्द याद करने में या पढ़ने में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी। अब यहाँ देखें, ही हैज के बाद आने वाला वर्ड ट्रबल एक नाउन है, जिसके बाद हमें जो शब्द दिख रहा है वो है प्रेपोजिशन। और जैसा हमारे सेंटेंस में लिखा हुआ है, दे आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन नाउन्स। सो ही हैज ट्रबल विथ लर्निंग न्यू वर्ड्स।
आगे चले तो एक और प्रयोग मुझे यहाँ दिखता है जहाँ ये कहते हैं दे आर यूज्ड आफ्टर सम एडजेक्टिव्स एज वेल। हमने कहा कि संज्ञाओं के बाद प्रेपोजिशन प्रयोग में लाए जाते हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के बाद भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ आप वाक्य देखें, शी इज गुड एट कुकिंग, तो वो किस कार्य में अच्छी हैं? वो कुकिंग में अच्छी हैं। अब यहाँ जो शब्द गुड लिखा गया है वो एक एडजेक्टिव है और इसके बाद आने वाला शब्द एक प्रेपोजिशन। वही एक एग्जाम्पल देखिए, फ्रांस इज फेमस फॉर वाइन्स। तो फ्रांस इज फेमस, फेमस एक एडजेक्टिव है, बट फेमस फॉर व्हाट? तो फ्रांस इज फेमस फॉर वाइन्स। वही अगर आप अगले एक्सप्रेशन की बात करें, दे यूज्ड आफ्टर सम वर्ब्स, संज्ञा एडजेक्टिव, अब वर्ब आ गया। जिस तरीके से संज्ञा के बाद प्रेपोजिशन यूज हो सकता है, एडजेक्टिव के बाद प्रेपोजिशन यूज हो सकता है, उसी तरह किसी क्रिया के बाद भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, तो लिसनिंग हमारा वर्ब है और वर्ब के बाद आने वाला शब्द हो गया प्रेपोजिशन। शी इज वेटिंग फॉर हर सिस्टर एंड ही बोरोड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो ही बोरोड ये हो गया आपका वर्ब और इसके बाद आने वाला एक्सप्रेशन हो गया फ्रॉम। ही बोरोड मनी फ्रॉम whom? फ्रॉम हिज फ्रेंड। वहीं अगर आप बात करें अगले यूज की, तो दे आर यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेस। जैसा कि आप जानते हैं प्रेपोजिशन फ्रेजेस में बहुत कॉमनली यूज होते हैं, जिन्हें हम फ्रेजल प्रेपोजिशंस भी कहते हैं। यहाँ एग्जांपल्स देखिए, ही टुक अप बायोलॉजी इन 11th स्टैंडर्ड। अब इस सेंटेंस में मुझे दो अलग अलग प्रेपोजिशन दिख रहे हैं, एक अप और एक इन, जिनमें से अप का इस्तेमाल एक फ्रेज बनाने के लिए किया गया है जो है टुक अप। और टुक अप का मतलब या टेक अप का मतलब होता है सेलेक्ट करना, इनिशिएट करना, टू टेक अप। ही टुक अप बायोलॉजी यानी उसने बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड में सेलेक्ट किया। He arrived just in time for the play। यहाँ इस्तेमाल होने वाला प्रेपोजिशन इन है जो टाइम के साथ मिलकर एक फ्रेज बनाता है, इन टाइम यानी अप्रोप्रिएट मोमेंट पर। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, प्रेपोजिशन में कई सारे ऐसे पेयर्स हैं या ऐसे ट्रायोज हैं जिन्हें लेकर जनरली स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होता है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए। कुछ कंफ्यूजन स्पेलिंग्स की वजह से होते हैं क्योंकि इनकी कुछ मिलती जुलती स्पेलिंग्स हैं, और कुछ होते हैं इनके अर्थ की वजह से, इनके प्रयोग की वजह से। क्या वाक्य में बिटवीन, अमंग या अमंग्स्ट को प्रयोग कैसे करते हैं? तो शुरू करें बिटवीन के साथ। पहला शब्द है और यहाँ मैंने जो लिखा है या यहाँ जो मुझे दिख रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने लायक। जनरली जब हम बिटवीन, अमंग और अमंग्स को डिस्टिंग्विश करते हैं तो बात की जाती है कितने सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है, कितने लोगों के बीच में या कितनी चीजों के बीच में चर्चा की जा रही है। जहां कहा जाता है कि बिटवीन हमेशा किन्हीं दो के बीच में इस्तेमाल किया, पर आज जो हम रूल देखने वाले हैं वो इसे डिस्कार्ड करता है, इसे वायलेट करता है, जहां ये कहा गया है कि बिटवीन कैन बी यूज्ड बिटवीन when you are talking about distinct and individual items, irrespective of the fact that there are two or more than two। यहाँ जो चीज ध्यान रखने लायक है कि बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं डिस्टिंक्ट और इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में जो अलग अलग मेंशन हो, इस बात से इरिस्पेक्टिव कि वो दो हैं या दो से ज्यादा हैं। वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें डिस्टिंक्टिवली हमने मेंशन किया है, इंडिविजुअली उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो बिटवीन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है मैंने, द डिफरेंसेस बिटवीन इंग्लिश, चाइनीज एंड अरबिक आर सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले तीन एक्सप्रेशंस हैं, इंग्लिश, चाइनीज और अरबिक। तीन अलग अलग भाषाओं की चर्चा की जा रही है। संख्या में ये तीन है, फिर भी साथ में लगने वाला प्रेपोजिशन क्या इस्तेमाल होता है? बिटवीन, क्योंकि हम तीनों को अलग अलग मेंशन करें। पर यहीं पर यदि मैंने 3 लैंग्वेजेस लिखा होता, अब एक्सप्रेशन डिस्टिंक्ट नहीं रह जाएगा। हम 3 लैंग्वेजेस की बात तो कर रहे हैं, पर कौन सी 3 लैंग्वेजेस है ये स्पेसिफाइड नहीं है, और इस कंडीशन में अब बिटवीन के स्थान पर मुझे इस्तेमाल करना होगा अमंग। जैसा कि यहाँ लिखा है, यू यूज अमंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट डिस्टिंक्ट आइटम्स और इंडिविजुअल्स। जब चीजें इंडिविजुअली एक्सप्रेस नहीं की जाती हैं तो हम बिटवीन के स्थान पर अमंग का इस्तेमाल करने लगते हैं। शी हैज टू चूज अमंग द 3 schools। अब हमने बात की है 3 स्कूल्स की, पर कौन से 3 स्कूलों की बात की जा रही है ये मेंशन नहीं है, और इसलिए यहाँ पर आने वाला शब्द अमंग है।
इस ट्रायो में से जो तीसरा शब्द मुझे दिख रहा था अमंगस्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे अब यहाँ अगर आप देखें तो अमंग का एक और बहुत कॉमन सा इस्तेमाल दिख रहा है मुझे, जहाँ ये कहा गया है कि यदि आप ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, जब आप पूरे ग्रुप की बात करते हैं तब भी अमंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्रुप कभी भी डिस्टिंक्ट एक एक को मेंशन नहीं करते। जैसे फियर स्प्रेड अमंग द पीपल ऑफ ईरान। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें पीपल ऑफ ईरान की बात की जा रही है, पर आप हर एक को अलग अलग मेंशन नहीं कर रहे हैं, और जब डिस्टिंक्टिव नहीं है तो फिर आप कहेंगे फियर स्प्रेड अमंग द पीपल ऑफ ईरान रादर देन बिटवीन द पीपल ऑफ ईरान। उसी तरीके के एग्जाम्पल दिया है, द स्कैंडल कॉज्ड अ डिविजन अमंग द लीडर्स। अब यहाँ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, लीडर्स दे कैन बी टू, दे कैन बी मोर देन टू, संख्या से मतलब नहीं है, बात है उनके एक्सप्रेशन की, कि यदि लीडर्स की बात की गई है तो कौन से लीडर्स, कितने लीडर्स, कोई इंडिविजुअलाइजेशन नहीं है, और इसीलिए साथ में आने वाला शब्द क्या हो गया, अमंग। वहीं अगर आप अमंगस्ट की बात करें तो अमंग और अमंगस्ट ये दोनों शब्द अपने प्रयोग में बिल्कुल एक से होते हैं। जिस जगह पर आप अमंग इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वही आप अमंगस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अमंगस्ट की जो एक लौती कंडीशन है या जो एक नीड है वो ये है कि अमंगस्ट के बाद आने वाला शब्द किसी वोवल से स्टार्ट होना चाहिए, यानी किसी स्वर से। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है amongst it is also used with more than two people or things, ये भी दो से ज्यादा लोगों या चीजों के साथ इस्तेमाल होता है। before was which start with a vowel, जो किसी वॉवल से या स्वर से स्टार्ट होते हो। the sweets were divided amongst us। आगे चले, अगले दो शब्द जो हम देखने वाले हैं वो है बिसाइड और बिसाइड्स। दोनों शब्दों में यदि आप अंतर देखें तो एक छोटे से अक्षर का अंतर है जो है एस। दोनों की स्पेलिंग तो डिफरेंट है ही, साथ में इनका इस्तेमाल भी बिल्कुल अलग अलग है। यदि आप बिसाइड की बात करते हैं तो बिसाइड का अर्थ होता है नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ, किसी के बाजू में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही सैट बिसाइड हिज एलिंग मदर, तो वो कहाँ बैठे हुए थे, वो अपनी बीमार माँ के बाजू में बैठे हुए थे, उनके बगल में। वहीं अगर एक एग्जाम्पल ये देखिए, ही हैज अ शॉप बिसाइड द स्कूल, तो उनकी शॉप कहाँ पर है, स्कूल के बाजू में है। हम दोनों ही एक्सप्रेशन में पोजिशंस की बात करें। वहीं अगर आप बात करें बिसाइड्स की, तो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके साथ साथ। आई हैव अ कार बिसाइड्स अ बाइक। अब यहाँ दो एक्सप्रेशन हैं, एक कार और एक बाइक। मेरे पास एक कार है, उसके साथ साथ एक बाइक भी है, तो मैं दो अलग चीजों को जोड़ने के लिए बिसाइड्स का इस्तेमाल करती हूँ। आई हैव अ कार बिसाइड्स अ बाइक। अब यहाँ देखें, आई डोंट वांट टू गो टू अ 5-स्टार रेस्टोरेंट। बिसाइड्स, अब यहाँ बिसाइड्स क्या बताता है, इन एडिशन टू दिस फैक्ट, इस बात के साथ साथ एक रीजन ये भी है कि वी कांट अफोर्ड इट, मैं एक 5-स्टार रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। अब यहाँ बिसाइड्स जो है वो इन एडिशन टू द फैक्ट एक्सप्रेस करता है। आगे चलते हैं अगले तीन शब्दों के साथ, जो है बिलो, अंडर और बीनीथ। इन तीनों शब्दों का अर्थ लगभग सिमिलर होता है, तीनों के तीनों नीचे दिखाते हैं, पर अगर आप बात करें इनके प्रयोग का तो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है अंडर। अंडर के बाद उससे थोड़ा कम इस्तेमाल होता है बिलो का, और सबसे कम प्रयोग अगर हम किसी का देखेंगे तो वो होगा बीनीथ। इन तीनों से इसलिए बात करते हैं सबसे पहले अंडर की। अंडर के बारे में पहली चीज लिखी हुई है कि यूज फॉर टॉकिंग अबाउट लेयर्स ऑफ समथिंग। जब आप चीजों की लेयर्स की बात करते हो तब हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई हैव अ टी शर्ट ऑन, आई हैव ऑन अ टी शर्ट अंडर माई जैकेट। तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट है आई, वो एक जैकेट पहने हुए हैं, उस जैकेट के अंदर उन्होंने क्या पहना हुआ है, एक टी शर्ट पहना हुआ है। लेयर्स ऑफ क्लोथिंग बताता है कि एक टी शर्ट है, फिर उसके ऊपर एक जैकेट है, और लेयर्स बताने के लिए हमेशा अंडर का प्रयोग किया जाता है, ना कि बिलो का। आप कभी इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आई हैव अ टी शर्ट बिलो माई जैकेट, दैट वुड बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा। वन कैन यूज अंडर फॉर नंबर्स एज वेल। जब आप संख्याओं की या संख्यात्मक एक्सप्रेशंस देखते हैं, जैसे यहाँ तो मुझे दिख रहे हैं 2 hours या फिर $10,000, तो जब संख्याओं की चर्चा होती है तब भी अंडर का इस्तेमाल किया जाता है। आई डिड इट अंडर 2 hours, तो मैंने 2 घंटों के भीतर या 2 घंटों के अंदर अंदर ये काम कर लिया। वी रेज जस्ट अंडर $10,000, तो हमने $10,000 के अंदर कुछ अमाउंट जमा किया है। जो अमाउंट हम जमा कर पाए वो $10,000 से कम था, उससे नीचे था, तो यहाँ ये इस लिमिट को एक्सीड ना करने की बात कर। वहीं अगर आप तीसरा एक्सप्रेशन देखें जो कहता है अंडर ऑल्सो शोज अप इन एक्सप्रेशंस लाइक अंडर स्ट्रेस और अंडर प्रेशर, ये भी कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेशन है अंडर का।
वहीं अगर आप बात करते हैं बिलो की, तो बिलो बात करता है लेवल्स की। वहां हम सतह की बात कर रहे थे कि कितने लेयर्स होते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं लेवल्स की। इट इज सपोज टू ड्रॉप बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट ये एक लेवल ऑफ टेम्परेचर है, और इस लेवल के नीचे हम बात कर रहे हैं कि इससे नीचे ड्रॉप होने वाला है टेम्परेचर, तो ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ना कि ड्रॉप अंडर फ्रीजिंग पॉइंट। उसी तरीके से अगर आप देखें बिलो टू टॉक अबाउट समथिंग, जब आप किसी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, किसी को पॉइंट आउट शो करना चाहते हैं, तब भी बिलो का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखें, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो बिफोर यू बिगिन। तो हमें कहाँ देखना है, नीचे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को देखना है। बिलो इज यूज टू इंडिकेट डेफिनेट लोकेशन, या डिफरेंस की बात की जा रही है। बिलो एक डेफिनेट लोकेशन या पोजीशन बताता है, वहीं अंडर किसी चीज की मूवमेंट शो करता है जो एक तरफ से दूसरी दिशा में जा रही है। जैसे यहाँ बात करें, ही लिव्स बिलो माई हाउस, तो मेरे घर के नीचे वाले घर में वो रहते हैं, वो मेरे घर के नीचे रहते हैं। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, अब नदी उस ब्रिज के नीचे से होकर बहती है। नीचे से बहती है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस दिशा से उस दिशा तक जाती है, और इस मूवमेंट को दर्शाने के लिए अंडर का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि बिलो का। आगे चले, हमारे ट्रायो का तीसरा वर्ड था, सबसे कम इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, बीनीथ और अंडर, इन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं। ये दोनों शब्द एक ही चीज दर्शाते हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि बीनीथ का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है, वहीं अंडर कैजुअली यूज किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, यू मे फाइंड अ फ्लोटेशन डिवाइस बीनीथ योर सीट कुशन इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग। अब इस सेंटेंस में बीनीथ के स्थान पर मैं अंडर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। यू मे फाइंड अ फ्लोटेशन डिवाइस बीनीथ और अंडर योर सीट कुशन इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग, और दोनों ही सेंटेंस सही होते हैं। पर बीनीथ जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा फॉर्मल है, इसलिए इसे हम जनरली यूज करते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशंस। इट कैन ऑल्सो सजेस्ट बीइंग कवर्ड बाय समथिंग। उसी तरीके से बीनीथ या अंडर का इस्तेमाल आप किसी चीज के ढके होने को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं। बीनीथ द ब्लैंकेट्स, यानी जो ब्लैंकेट से ढका हुआ है, ब्लैंकेट्स के नीचे है। बीनीथ द सर्फेस ऑफ वाटर, जो पूरी तरह पानी की सतह से नीचे। उसी तरीके से एक एक्सप्रेशन मुझे यहाँ दिख रहा है, बीइंग बीनीथ समवन, किसी से नीचे होना, ये एक नेगेटिव एक्सप्रेशन दर्शाता है, किसी से नीचे, और किसी से नीचे स्टैंडर्ड में बात की जा रही है। She acts like some kind of a princess, वो किसी राजकुमारी या प्रिंसेस की तरह एक्ट करती है, जैसे बाकी सब उससे नीचे आते हैं। और यहाँ बीनीथ का मतलब क्या होता है, लेवल में या स्टैंडर्ड में किसी से नीचे हो। अगले एक्सप्रेशन की तरफ चले। अगले दो शब्द जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला है इन, दूसरा है इनटू। दोनों ही शब्द कहीं ना कहीं अंदर दर्शाते हैं, पर दोनों का प्रयोग अलग अलग तरीकों से होता है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक एक्सप्रेशन। अब इसे मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकती हूँ इस एक्सप्रेशन की मदद से, जहां ये सेंटेंस कहता है शी इज इन द गार्डन, तो वो कहाँ है, वो गार्डन में है। आई एम इन दिस रूम, तो मैं कहाँ हूँ, इस कमरे में हूँ। और यहाँ लिखा हुआ है वी यूज इन टू टॉक अबाउट वेयर समथिंग इज इन रिलेशन टू अ लार्जर एरिया अराउंड इट। किसी बड़ी जगह के कंपैरिजन में कोई एक चीज कहाँ रखी हुई है, इसे दर्शाने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है शी इज इन द गार्डन, तो लार्जर एरिया क्या हो गया, गार्डन, और वो कहाँ है गार्डन में, गार्डन के अंदर है और गार्डन के भीतर है, और इसे दर्शाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इन। आई हैव लेफ्ट माई बैग इन द रूम, तो बैग कहाँ है हमारा, रूम में है। वहीं अगर आप बात करें इनटू की, तो ये किसी एक चीज के अंदर जाना दर्शाता है, किसी मूवमेंट को शो करता है। We use into to talk about the movement of something, जब कोई चीज मूवमेंट में होती है, यूजुअली विद अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस मूवमेंट, किसी ऐसे वर्ब के साथ या ऐसी किसी क्रिया के साथ जो एक्सप्रेशन दर्शाता है। इट शोज वेयर समथिंग इज और वाज गोइंग, कोई चीज कहाँ है या किस दिशा में जा रही है, इसे दर्शाने के लिए हम इनटू यूज करते हैं। जनरली इनटू जो है वो एंट्री का एक्सप्रेशन देता है। जैसे अगर आप देखें he has gone into the house, तो वो घर के अंदर एंटर कर गए, ये बताने के लिए हम कह रहे हैं he has gone into the house। और हेलन came into the room, तो हेलन कमरे में अंदर आई, वो बाहर थी, बाहर से अंदर आई, इस मूवमेंट को दर्शाने के लिए into का प्रयोग होता है। आगे चले, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ इन और इनटू दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप देखें, पुट हो गया, फॉल, जंप, डाइव, ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ आप इन लगाएं या इनटू लगाएं, कोई फर्क या कोई बदलाव नहीं आने वाला।
her keys fell into the canal, वो भी सही होगा. and her keys fell in the canal, वो भी सेंटेंस बिल्कुल सही होगा. Can you put the milk in the fridge भी करेक्ट होगा, and can you put the milk into the fridge भी करेक्ट एक्सप्रेशन. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन में आपके लिए लिखकर रखा है मैंने. He entered into the classroom at 5 PM. एक कॉमन मिस्टेक जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, यहाँ दो ऐसे शब्द दिए गए हैं जो लगभग एक सा अर्थ दर्शाते हैं, एक entered और एक into, और एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग साथ में होना जरूरी नहीं है. So he entered the classroom at 5 PM. जैसा मेंशन है, entered into या entered in गलत होगा, पर वहीं पर अगर आप बात करें he entered the classroom at 5 PM, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट. he walked in, अब इस सेंटेंस में देखिए मैंने क्रिया बदल दी है, entered के स्थान पर अब जो क्रिया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ that is walked, और walked के साथ in या into का एक्सप्रेशन सही हो सकता है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि walked in the classroom, पर हम ये नहीं कह सकते कि entered in the classroom. आगे चले, अगले तीन शब्द या एक साथ रिलेट करने वाले तीन शब्द जो हैं वो है टिल, अनटिल और अनलेस. इन तीनों शब्दों की बात करें, टिल और अनटिल जो हैं ये स्ट्रेट अवे मैं आपको कह सकती हूँ टाइम रिलेटेड एक्सप्रेशंस. वही अगर आप बात करते हैं अनलेस की, तो ये कंडीशन शो करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि टिल और अनटिल इज टाइम रिलेटेड. ये टाइम रिलेटेड होते हैं और रफली इक्वलेंट है किसके, अप टू या एंडिंग बताने के, एंड पॉइंट बताने के, कोई काम किस समय तक खत्म होता है. जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, लंच विल बी सर्व्ड टिल 1 PM. तो लंच सर्व किया जाएगा, कब तक सर्व किया जाएगा, 1 बजे तक, 1 PM तक सर्व किया जाएगा, उसके बाद नहीं. तो मैं यहाँ पर किसी एक्शन के एंड पॉइंट की बात कर रही हूँ, इस समय तक, और इसे दर्शाने के लिए जो शब्द हमने इस्तेमाल किया वो है टिल. वहीं अगर आप एक नेगेटिव स्टेटमेंट दर्शाना चाहें, जैसे कि यहाँ मैं आपको एक एक्सप्रेशन बताने वाली हूँ नॉट अनटिल का, जो सेंटेंस है वो कहता है द हॉल विल नॉट बी ओपन्ड अनटिल इट हैज बीन क्लीन. तो हॉल तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक सफाई नहीं हो जाती है, जब तक वो साफ नहीं हो जाता. अब सेंटेंस यहाँ नेगेटिव है, जहां मैं कह रही हूँ हॉल नहीं खोला जाएगा. इसी वाक्य को यदि मैं पॉजिटिव बनाना चाहूं तो नॉट अनटिल का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है ओनली व्हेन से या फिर ओनली आफ्टर से. जैसे यहाँ आप देखें द हॉल विल ओनली बी अवेलेबल आफ्टर इट हैज बीन क्लीन या ओनली बी ओपन्ड. अगर हम बात करें, दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल सिमिलर हैं, एक ही वाक्य है जो ये कहता है कि हॉल तभी खुलेगा जब सफाई हो जाएगी, पर एक सेंटेंस नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया. और जो चेंज आया वो आया प्रीपोजिशन में, जहां हमने नॉट इनटू को रिप्लेस किया ऑन ओनली व्हेन या ओनली आफ्टर से. वहीं अगर आप ऐसा ही एक्सप्रेशन अनलेस के साथ देखें तो नॉट अनलेस एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है जो प्योरली कंडीशनल होता है, जो समय से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें कोई भी टाइम रिलेटेड एक्सप्रेशन नहीं होगा. हम सिर्फ बात कर रहे हैं कंडीशंस की. जैसे यहाँ देखें आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू डू. मैं तब तक पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं जाते, या यदि तुम पार्टी में गए. यदि आप बात करें अनलेस की तो इसका मतलब होता है यदि नहीं, यदि आप पार्टी में नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगा. इस कंडीशन में हम बात करें तो सिर्फ कंडीशन दी जा रही है, यदि आप जाते हो तो जाएंगे, नहीं जाते हो तो हम भी नहीं जाएंगे. अब इसी कंडीशन को यदि मैं एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन में शो करना चाहूं तो मुझे नॉट अनलेस को रिप्लेस करना पड़ेगा ओनली इफ. और जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा आई विल गो टू द पार्टी ओनली इफ यू डू. मैं पार्टी तभी जाऊंगी पार्टी में जब आप भी जाएंगे. अगर आप बात करें अगले दो एक्सप्रेशंस की, दो एग्जांपल सिमिलर एग्जांपल्स हैं. आई विल इग्नोर द क्वेश्चन अनलेस यू आस्क मी टू आंसर इट. मैं प्रश्न को इग्नोर कर दूंगी यदि आपने मुझे आंसर करने के लिए नहीं कहा तो. आई विल इग्नोर द क्वेश्चन इफ यू डू नॉट आस्क मी टू आंसर इट. मैं क्वेश्चन को इग्नोर कर दूंगी यदि आपने मुझे आंसर करने को नहीं कहा. सेम एक्सप्रेशन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. आगे चलते हैं. अगले दो शब्द जो आपको डिस्कस करने हैं वो है ऑफ और OFF ऑफ. दोनों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सिमिलर होता है, पर जो यूजेस हैं या जो प्रयोग है बहुत अलग. पहला शब्द है OF ऑफ. इसकी बात करें स्ट्रेट अवे प्रेपोजिशन है जिसके बहुत सारे प्रयोग आपको देखने मिलेंगे.
पहला एक एग्जाम्पल कहता है साउथ ऑफ द बॉर्डर। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पोजीशन की, कहाँ पर, बॉर्डर के साउथ में। वहीं अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें, हार्ट ऑफ गोल्ड, एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है जहां मैं ये कहती हूँ हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब सोने का दिल, दिल जो सोने के समान अच्छा है, उसकी अच्छाई की बात की जा रही है। और यहाँ एक्सप्रेशन मेड ऑफ का होता है, ये किस चीज से बना हुआ है। या क्वीन ऑफ इंग्लैंड, यहाँ हम बात करें पोजेशन शो करता है, क्वीन रानी, कहाँ की रानी, इंग्लैंड की रानी, तो पोजेशन शो करने के लिए भी OF का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर आप OFF ऑफ की बात करते हैं तो OFF ऑफ जो है ये दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह इस्तेमाल होता है, एक एडवर्ब और एक प्रेपोजिशन। पहला वाला एक्सप्रेशन कहता है टर्न ऑफ द लाइट, जहां पे एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर ये दिखाता है स्टेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, किसी चीज के कंटिन्यूएशन को रोक देना, उसे बंद कर देना। लाइट जल रही थी, लाइट ऑन थी, ये कंटिन्यूएशन था। टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को बंद कर दीजिए, डिसकंटिन्यूएशन। वहीं यदि आप प्रेपोजिशन की बात करें, टेक इट ऑफ द टेबल, यहाँ हम चर्चा करते हैं फिजिकल सेपरेशन की। जब भी आप इसे प्रपोजिशन के टर्म में बात करेंगे, टेक इट ऑफ द टेबल मतलब उसे टेबल से रिमूव कर दीजिए, वहां से फिजिकली हटा दीजिए। प्रेपोजिशन के सेशन में आज के लिए सिर्फ इतना। हम फिर बहुत सारे नए टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मिलेंगे। हैंडी यूजेज के लिए डाउनलोड कीजिए महिंद्रा गुरु ऐप और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।